अस्सलामुअलैकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे ईरान अमेरिका के दरमियान मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक संजीदगी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये बात हो रही है कि अमेरिकी सदर ने कहा है कि सिफारतकारी के हवाले से बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सिफारतकारी के थ्रू कोई रास्ता जो है वो तलाश किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ सिफारतकारी पर जोर दिया जा रहा है, मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है, वहीं अमेरिका C-17 समेत अपने दर्जनों जंगी जहाज़ जो है वो मशरक़ वुस्ता पहुंचा रहा है। तो फिर सिफारतकारी और एक तरफ जंगी तैयारी, इन तमाम तर चीज़ों से क्या मतलब है, इस सारे मामले को हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे, इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका जो है वो ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करने के हवाले से तैयारी कर रहा है और इस पर किस हद तक अमेरिका कामयाब हो सकेगा, इस मामले को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान में AI का इस्तेमाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर ओवरऑल पूरी दुनिया की बात की जाए तो AI पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस हमारी बढ़ती जा रही है। जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहीं उसके नुकसानात भी हैं। इस सारे मामले को डिस्कस भी करेंगे कि AI जो है वो किस हद तक हमारी ज़िंदगियों में असरियत करता जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि नौकरियां जो हैं इसके बाद ख़त्म हो जाएंगी। तो इस सारे मामले को डिस्कस करेंगे कि किस हद तक इससे फ़ायदा लिया जा सकता है। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले रोक कर सिफारतकारी पर जोर दिया है। इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि टाइम बाय किया जा रहा है और शायद इसके पीछे कुछ और पोशीदा अज़ाइम सदर ट्रंप के हो सकते हैं। इस सारे मामले को डिस्कस करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान, दिफाई तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। वकार खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या लगता है आपको, पहले भी मुज़ाकरात हुए, फिर अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमला किया गया, फिर MOU की वायलेशन की गई और अब फिर जंग के दौरान पॉज लिया गया है, इसके पीछे क्या वजूहात आपको नज़र आती है? क्योंकि ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो अमेरिकी जंगी जहाज़ हैं वो मशरक़ वुस्ता पहुँचना शुरू हो गए हैं। तो टाइम बाय किया जा रहा है या इसके पीछे कुछ और वजूहात नज़र आती हैं आपको? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक उस दिन भी बात हुई थी कि जो स्ट्रक्चर है वॉर का, वो टोटली अनस्टेबल है। अगर तीन कोने देखे जाएं, इसराइल, नेतन्याहू, IRGC ईरान में और ट्रंप साहब जो है, इस त्रिकोण के अंदर लड़ाई हो रही है। तो ये सारे जो है तीनों एंटिटीज हैं, अनप्रडिक्टेबल हैं, तो इसलिए हतमी तौर पे वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद फिर नीचे अगर आप देखें, गल्फ में तकरीबन 8 एंटिटीज हैं, ममालिक हैं, 5 GCC के हैं, जॉर्डन है, हिजबुल्ला है, इराक इसमें लेबनान में, और फिर हुतीज हैं यमन में, या यमन का एक हिस्सा है। तो ये फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। अभी मेरे ख्याल में जो एक प्रेडिक्टेबिलिटी का पीरियड था, जो लास्ट टाइम आई थिंक हम डिस्कस करते, स्पेशली जब सीज फायर हुआ था, वो खत्म हो गया। बिकॉज एक फेज था इसमें, यू कुड प्रोटेक्ट के जी ये अमन तरफ चीजें जाएंगी। इस्लामाबाद प्रोसेस हुआ, फिर स्विट्जरलैंड में, और बड़ी उम्मीद थी कि ये जो तीन एंटिटीज हैं या बाकी इनकी एफिलिएटेड, आप कल जिस मैंने बात की, अनस्टेबल एंटिटी स्टेबल रहेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा है कि इट कुड बी ट्रिगर्ड फ्रॉम एनी साइड। लोग तो इंतजार में थे, जो क्योस जनरेटर्स हैं। और जो 3 शिप्स पे अटैक हुआ, आई थिंक इसमें सऊदी अरेबिया, कतर और सिंगापुर का, वो बड़ा क्रिटिकल था। और मेरे ख्याल में अगर आप देखें, ईरान का जो स्टेचर था टाइम ऑफ जो फ्यूनरल हुआ, आखिरी रसूमात सैयद अली खामेनी, वो बिल्कुल आप कहने हाई पीक पे था इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन। ग्लोबली रीजन में बड़ी पजीराई थी। पाकिस्तान में बड़ा डेलीगेशन भेजा सऊदी अरेबिया ने। मेरे ख्याल में दे मिस द बस। एक तो ये हुआ है कि थोड़ा सा आप कह लें मिस कैलकुलेट कर गए IRGC, या शायद कोई ईगो का मसला था, आई डोंट नो। और वहां से फिर अभी आप एक अनस्टेबल जोन में, जिसमें रोजाना आप उम्मीद लगाते हैं जी कि अभी सीज फायर हो जाएगा, फिर हॉस्टिलिटी शुरू हुई थी। अभी देखें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा बाबुल मंदब भी खुल गया फ्रंट जो है, जो हम फियर कर रहे थे कि रीजनल वॉर बन जाएगी। और अगर ये आगे कंटिन्यू करता है तो फिर अल्लाह माफ करे, अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। ब्रिगेडियर साहब, अगर हम मीडिया की बात करें तो ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि अमेरिका ने तो जंग फिलहाल रोकनी थी, क्योंकि उनका नुकसान ही इतना हो गया है और वो चाहते हैं कि उनके पास असला भी उस तरह से, मिसाइल भी उस तरह से नहीं रहे, तो वो चाहते हैं कि टाइम गेन करें। ईरानी अगर हम दावे देखें तो पासरानी इनकलाब का ये दावा है कि इस जंग के दौरान 200 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए हैं। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि 2 हफ्तों में अमेरिका के 11 जंगी जहाज़ और हेलीकॉप्टर तबाह किए हैं। तो ये सर सारी जो सूरत हाल है, ये दावे और ये चीज़ें, आप इस पे क्या कहेंगे सर? इसमें देखिए ट्रुथ हो सकता है, ये मैं नहीं कहता कि ईरान जो है उसकी स्पेशल IRGC ने इनका नुकसान नहीं किया होगा। डेफिनेटली कैजुअल्टीज भी जो आई हैं, अमेरिका ने तो शायद 4 जो डेड हैं वो एक्नॉलेज किए हैं, और आई थिंक 100 एक इंजर्ड है। लेकिन ईरानी अगर क्लेम करें 200, तो इट कुड बी समवेयर इन बिटवीन।
आपने देखा है कि किस तरह भारत ने कैजुअलिटी छुपाई पूरा साल, और अभी जाके पता चला है कि खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं, हमारे फिक्र तो ये है कि शायद इससे काफी ज्यादा है, कि 6 उनके मारे गए। तो ये आजकल ये बड़ा कॉमन हो गया पोस्ट ट्रुथ ईरा में। अब रशिया यूक्रेन वॉर देख लें, वहां भी बहुत ज्यादा छुपाई जा रही है कैजुअलिटी, हालांकि दोनों तरफ लाखों लोग शहीद मारे जा चुके हैं। तो इसमें ये जो फैक्टर है, आई थिंक जो आर क्रिटिकल एमिनिशंस का मिसाइल जो है, स्पेशली एयर डिफेंस सिस्टम्स है, इसमें पहले भी सवालात उठे थे कि बहुत ज्यादा जल्दी कंज्यूम हुआ है, बिकॉज अमेरिका सिर्फ अपने एसेट्स को नहीं बचा रहा था बल्कि इसराइल को भी कर रहा था। और बेसिस का अगर आप देखें जिस तरीके से इम्यूनिटी से ईरान ने अटैक किया है, तो शो होता है कि काफी सारे गैप्स हैं। इट कुड बी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि 3-4 दिन के वक्त से ना रिकवरेशन हो सकती है। अगर करनी थी तो ये जो बीच में गैप मिला था उसमें कर ली होगी, और देन दे कैन बेसिकली नाउ ब्रिंग इन मोर प्लेयर्स। अभी देखिए यूरोपियन यूनियन भी शायद इसमें आ जाए, बरतानिया भी इसमें आई थिंक तैयार हो रहा है, जी। तो अच्छा ये सर, बीफ अप कर लेंगे। ब्रिगेडियर साहब, इस पर 2 सवाल हैं मेरे। पहले तो सर ये फरमाइएगा कि ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि उनका ये कहना है कि जी ईरान का जो खैबर शिकन मिसाइल है वो मज़ीद ख़तरनाक हो गया और अमेरिकी दिफाई निज़ाम के लिए नया चैलेंज बन गया। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जी खैबर शिकन कम लागत ज़्यादा दुरुस्तगी वाला मिसाइल है जो 1450 किलोमीटर तक मार कर सकता है। तो ईरान ने क्योंकि इसका इस्तेमाल बढ़ा दिया था, तो सर आप क्या समझते हैं कि ईरान जो है उसके मिसाइल टेक्नोलॉजी ने अमेरिका को किसी हद तक डिफेंसिव किया है? ये डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है, लेकिन देखने के इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है। अभी अगर आप देखें तो जो फ्रंट लाइन स्टेट्स हैं अक्रॉस द, वो तो ड्रोन्स की रेंज में या शॉर्ट रेंज मिसाइल, खैबर शिकन आई थिंक, और जो आई थिंक खैबर शिकन 2 या 3 की बात हो रही है, ये प्रिसाइसली बनाया गया था इसराइल के लिए। लेकिन अभी आपने देखा है कि शूटिंग वॉर में इसराइल को टारगेट नहीं किया जा रहा, दोनों साइडें अवॉइड कर रही हैं। आई डोंट नो इसके अंदर क्या कैलकुलेशन है। तो ये अभी देखना है कि किस तरीके से वो बाकी अमेरिकन जो मैरीटाइम एसेट्स हैं, लाइक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स हैं या शिप्स, उनके ऊपर भी अटैक नहीं हुआ। मेनली ईरान का फोकस रहा है बेसिस कुवैत में, फिर बहरेन में, क्योंकि यहाँ 2 बड़े, फिर उर्दन है, और किसी हद तक कतर को भी, फिर हुतीज अच्छा की सर, मदद से एक फ्रंट को खोला गया। जी जी। अच्छा सर, आपने अभी बरतानिया का जिक्र किया था, तो सर ये जो मामला है कि बल्गारिया ने अपने अड्डे दे दिए, बरतानिया ने अपने अड्डे दे दिए, साइप्रस की सूरत हाल आपके सामने है, तो क्या आप समझते हैं कि यूरोपीय यूनियन जो है उसको अमेरिका ने राम कर लिया? जी, मैंने बात की थी ना कि जी जो ईरान का परसेप्शन था ना, आई थिंक जब असली रसूमात हुई है वो बड़ा डिफरेंट था। देखिए यूरोपियन यूनियन टोटली आउट रही है, उसके बाद जो है बरतानिया आउट था। अभी आप देखें, थोड़ा सा फोकस करें बाबुल में, बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि यूरोपियन यूनियन की सारी सप्लाई जो है, जो नॉर्दर्न फ्रंट था रशिया यूक्रेन वाला, वो तो बंद हो गया, जो नॉर्दर्न रूट कहते हैं नॉर्थ स्ट्रीम। अभी एक ही बड़ा रूट है अदर देन जो वेनेजुएला से मंगवा रहे, वो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ और फिर बाब अल मंदब है, क्योंकि सऊदी अरेबिया यहाँ से अपनी पोर्ट से रेड सी से कर सकता है। अगर ये बाब अल मंदब में इंस्टेबिलिटी आती है तो फिर इसका मतलब यूरोपियन यूनियन डायरेक्टली इम्पैक्ट होगी, बिकॉज 12% ऑयल यहाँ से जा रहा है दुनिया का, और जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है तो काफी सारा इन्हिसार इवन आपका इंडिया का भी इधर से आ रहा है। तो इसका मतलब है ग्लोबली जो परसेप्शन थी ईरान की, अब वो अभी आपके लिए क्वेश्चन हो गई है। नाउ दे आर हिटिंग द इंटरेस्ट ऑफ बेसिकली अदर कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन है, बरतानिया, और उसमें फिर एक इंसेंटिव होगा। अभी आप देखा यूक्रेन ने एक हमला किया है ईरानी शिप जो है शायद कैस्पियन सी में, और वो कह रहे हैं आपने शायद ड्रोन दिए थे। तो इसका मतलब है कि ईरान नाउ इज एक्चुअली कन्फ्रंटिंग लॉट ऑफ कंट्रीज, जो अच्छा नहीं है। अदरवाइज आप देखें कि अमेरिका इजराइल के अलावा नोबडी वाज अपोजिंग देम, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते साइप्रस की बात हो रही है। फिर खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान को ड्रैग किया जाता है तो कर रहा है जितना भी कर सकता है। जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया है कि सुप्रीम लीडर जौहरी हथियारों पर वालिद से ज़्यादा खुले हैं, तो क्या लगता है आपको कि अमेरिका अगर इसी तरह से ईरान पर हमले करता रहेगा तो क्या ईरान दोबारा जौहरी हथियारों का प्रोग्राम शुरू कर सकता है? क्योंकि मुफाहमती याददाश्त पर तो मुअत्तल हो चुकी है, तो ईरान के पास अफजूदा यूरेनियम मौजूद है। जी देखिए, उसमें मेरे ख्याल में अभी जो टारगेटिंग देखें, आज तो आई थिंक कोई शूटिंग वो नहीं हुई। मैं इसको बड़ा एनालाइज कर रहा था कि व्हाट द अमेरिकन आर डूइंग। जो कोस्ट के अलोंग है 5 सूबे फ्रंट लाइन पे, सिस्तान बलूचिस्तान है, हरमुज़गान है, जहाँ पे बेसिकली आपका बंदर अब्बास या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, फिर ऊपर चले जाएं आपका शिराज आ जाता है, फिर आई थिंक कुवैत के नॉर्थ में 2-3 सूबे हैं, और ये जनरली नॉन फारसीदान इलाके हैं, बलोच हैं, अरब हैं। तो अभी यहाँ पे जो जितना भी कम्युनिकेशन लेटरल तो काफी हद तक काट चुके हैं, और ब्रिजेस को टारगेट किया गया है, वाटर डिसलिनेशन प्लांट्स हैं।
और मुझे ऐसे लग रहा है कि 150 किलोमीटर की जो पट्टी है अलॉन्ग द गल्फ जो है उसको कोशिश कर रहा है अमेरिका न्यूट्रलाइज करे, ताकि जो इसका राब्ता काटा जाए। बाकी कैपेबिलिटी डेफिनेटली है जो जैसे यूरेनियम फुजा करने की। आई एम श्योर अभी तक जो कह रहे हैं जी बजट है या हिडन है वो रीस्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन शायद अभी अगर मौका मिलता है तो आई थिंक दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज। और ये दो चीजें तो आई थिंक ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई थी, जो स्टेट ऑफ हुर्मुज का फंक्शनिंग है और यूरेनियम पे है, लेकिन आई थिंक ये दोबारा जब स्टार्ट हुई है तो लोगों को मौका मिल गया ईरान को टारगेट करने। अच्छा खान साहब, ये फरमाइएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो धमकी दी है कि हम जंग को यमन तक ले जाएंगे, और उसके अलावा ये खबरें आ रही हैं कि 5000 किलोमीटर तक की रेंज का जो उनके मिसाइल हैं वो भी निकाल लिए गए हैं, तो क्या ये सिर्फ धमकी है या अमेरिका कुछ भी कर सकता है? देखिए यमन का अभी तो सबसे बड़ा इश्यू जो बना हुआ है, अब पता है यमन भी डिवाइडेड है, 3 एंटिटीज हैं। एक हुतीज के पास है जो बेसिकली इसका अर्बन इलाका जो सऊदी बॉर्डर के साथ, फिर इसके अलावा जो है एक यमन है जो ट्रांजिशन काउंसिल के पास है जिसको रिकॉग्नाइज करती है, तो सऊदी सपोर्ट है। और एक तीसरा यमन जिसको अलकायदा मगरब अलकायदा अरेबियन पेनिनसुला कहा जाता है, कुछ हिस्सा उनके पास है। तो ये अभी एक ये भी है कि ग्राउंड ऑफेंसिव की भी तैयारी हो रही है फ्रॉम जो गवर्नमेंट ऑफ यमन है अगेंस्ट हुती। नॉर्थ में आपने देखा है कि सऊदी शिप्स पे अटैक हुए हैं, तो अमेरिका के आने से पहले शायद जो है चीजें यहाँ बढ़ जाएंगी। अभी भी आई थिंक सऊदी अरेबिया ने अटैक किए एयरफोर्स, वी डोंट नो कि उसके अंदर किसके जहाज तो मुज़ाकरात भी चल रहे हैं हूथीज़ और सऊदी अरब के दरमियान, तो मुज़ाकरात आपको लगता है कामयाब हो जाएंगे और सऊदी अरब जो है अपने तेल की बरामद के लिए महफूज रास्ता जो है उनको मिल सकेगा? ये पहले भी देखे ना 4 साल रहा है, स्पेशली जब इन्होंने ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया था, 4 साल ये सीज फायर है और बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था। अभी ये एक मिसकैलकुलेशन कह लें हुई है, वो जो जहाज कहते हैं लैंड कर रहा था तो ट्रांजिशन काउंसिल ने उसको हिट किया, या जो भी गवर्नमेंट ऑफ यमन है, और वहां से सऊदी अरेबिया पे ब्लेम है, देन दे स्टार्टेड हिटिंग सऊदी शिपिंग। अल्टीमेटली अगर आप पार पे देखें तो हुतीज आइसोलेट हो जाएंगे। ईरान ने भी स्टेटमेंट दे दिया है जी कि हमारा शायद कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये फिर इसका मतलब है दे विल बी ऑन देयर ओन। और हो सकता है जैसे हिजबुल्लाह के साथ किया गया कि इसमें फिर सऊदी अरेबिया उसके एलाइज और अमेरिका मिलकर हमला करते, तो मेरे ख्याल में हुतीज को भी रियलाइज करना चाहिए कि अच्छा खासा आप फंक्शन कर रहे थे एज अ स्टेट, आप पीस को मौका दें, और अदरवाइज अगर आप शिपिंग को चोक करेंगे या आखिरी गुजरगाह है तो सारी दुनिया उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। और वाई यू आर हिटिंग बेसिकली ब्रदर कंट्री, जब 4 साल आपने कर लिया था कॉम्प्रोमाइज तो उसको आगे चलाते, आई थिंक स्टेट कैन कीप फंक्शनिंग। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मामला ये है कि बहुत सारे जो माहिरीन हैं या एनालिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि ये जंग जो है अब अपने मंतकी अंजाम पर पहुंचने की बजाय बढ़ने की तरफ जा रही है, और उसके लिए वो दलील ये पेश करते हैं कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन और रूस को तंबीह दी थी कि खबरदार ईरान का पीछा उस तरह से ना करें, साथ ना दें, लेकिन डेवलपमेंट अब ये है कि अगर यूक्रेनी जिसके जहाज़ के हमले की जो आपने बात की उसके बाद रूस भी खुल के सामने आ गया, और इसी तरह से चीन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने अब्बास इराक़ची से मुलाकात में कहा कि चीन ईरान की खुद मुख्तारी, वक़ार और सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देगा। अगर अमेरिका की जानिब से ईरान पर बड़ा हमला हुआ तो चीन ईरान की मदद के लिए अमली तौर पर आगे आएगा। क्या आप समझते हैं कि चीन ईरान के लिए अमली तौर पर आगे आएगा? सर जी, स्टेक्स तो बहुत हाई हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, रशियन इंटरेस्ट तो बड़ा क्लियर है कि ईरान ने बड़ा खुल के थाउजेंड्स ऑफ शायद ड्रोन दिए जो यूक्रेन के हमलों में इस्तेमाल, अभी आई थिंक उनको मौका मिला तो एक स्नीक अटैक किया कैसमें। बाकी जो है देखें जो टेक्नोलॉजी थी या ईरान के एयर डिफेंस में काफी सारा फ्रैंकली स्पीकिंग आपके लिए चाइनीज सपोर्ट रही है, बाकी डायरेक्टली वो कभी भी नहीं आए, या मॉरल सपोर्ट होती है, बाकी 400 अरब डॉलर की उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। फिर ये खुदा न खासा ईरान गिरता है और अगर जायनस लॉबी आई तो चाइना का बहुत बड़ा लॉस होगा, यहाँ से तो आउट हो जाएंगे ना रीजन से। तो दैट्स वाई आई थिंक जो आप बात कर रहे हैं उस पर बिल्कुल वेट है। दे वुड नेवर लाइक कि खुदा न खासा ईरान को डिसमेंटल कर दिया जाए, और जहां पे है जिस नेक्स्ट आई थिंक इससे ज्यादा जो है वो डिस्ट्रक्शन नहीं चाहेंगे। तो दैट्स वाई आई थिंक पीस को चांस देना चाहिए। अगर रशियन फेडरेशन डिजाइड कर रही है, चाइना है, पाकिस्तान की अपनी बड़ी प्रिकेरियस पोजीशन है, हमने बैलेंस रखा, फिर हमने मदद भी की, और अगर आपको भी ड्रैग किया जाता है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। इसमें देखिए अल्टीमेट नुकसान इस्लामिक वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट का होना है, सारे पीछे हट जाएंगे, अमेरिका भी विड्रॉ कर जाएगा, तबाही हो जाएगी आपकी गल्फ रीजन की, ईरान की,
यमन की और खुदा न खास्ता पाकिस्तान ड्रैग होता है तो मतलब बिल्कुल इसके जाहिर ऊपर है भी हर मुल्क फिर अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड इश्यूज तो खड़े हो करेगा यकीनन सर। जिस तरह से अब जाहिर है हर तरफ से धमकियां आ रही हैं, अमेरिका अलग तरीके से इस मामले को देख रहा है, ईरान की जानिब से अलग तरीके से इसको देखा जा रहा है। पासदारान इंकलाब ने भी ये बात कही है कि तल अबीब जो है वो इस जंग से दूर है। तो आपको क्या लगता है कि इस पर इस स्टेटमेंट का कोई असर होगा इसराइल पर? इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, अभी तक तो डिटरेंस से काम किया है। जो अब बात कर रहे थे आई थिंक खैबर शिकन मिसाइल सिस्टम की, ईरान ने अभी तक टारगेट नहीं किया। आई थिंक जब से ये सीज फायर हुआ था तो इसराइल हैज बीन स्पेयर्ड, वो लगे हुए बिल्कुल। हैं लेबनान में हिजबुल्लाह को टारगेट करने या गाजा में। तो लेकिन हो सकता है, देखें अभी एक और बिल पास हुआ है, आपको पता होगा कि यूएस कांग्रेस में, जिसमें ऑलमोस्ट ये मर्ज कर गई हैं इजरायली फोर्सेज और अमेरिकन फोर्सेज एक ही बजट के तहत चलेंगे भी, तो उसकी डिटेल्स नहीं आई है। इसका मतलब है दे विल फाइट लाइक वन आर्मी, या एक मिलिट्री है। ये भी क्या बिकॉज ऑफ दिस वॉर है या अगली फेज की तैयारी हो रही है, यू नेवर नो। इसलिए इसके ऊपर बड़ा मुश्किल है कमेंट करना कि कब तक ये डिटर रहेंगे। मेरे ख्याल में अभी भी ये जो विंडो अभी मिली है जिसमें 10 दिन सीज़फायर की बात हो रही है, पाकिस्तान ने भी रिक्वेस्ट की है, रीजन भी कह रहा है इसको एक्सप्लॉइट किया जाए। अदरवाइज आई थिंक ये एक रीजनल वॉर बन जाएगी और हो सकता है बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं। तो देखें ना, अल्टीमेटली तो नुकसान इस्लामिक वर्ल्ड और मिडिल ईस्ट का है और बहुत ज्यादा तबाही होगी उसमें। सर फिर शायद रिकवर करने में फिर आपको डेकेड्स लग जाए। ब्रिगेडियर साहब, आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि पीस को चांस देना चाहिए, तो जो ओमानी वफद इस वक्त ईरान में मौजूद है और वो भी पीस के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि उनको कामयाबी होगी? देखिए मेरे ख्याल में तो जो सेन एडवाइजर में भी आईआरजीसी के पास अपनी कैलकुलेशन है। एक और आई थिंक क्विकली आई थिंक हाईलाइट के आईआरजीसी के अपने एक प्रेस्टीज और सर्वाइवल का भी मसला बना हुआ है। जस्ट इमेजिन ईरान से स्टेबलाइज हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है, आना जाना शुरू हो जाता है और सिक्योरिटी थ्रेट ही खत्म हो जाता है। और जब हम बात करते कि स्टेप पी जो है, तो लिबिया, तुर्किया, इजिप्ट, पाकिस्तान और ईरान मिल के एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बना ले, तो फिर तो आप देखें ना कि खित्ते में जब अमन होता है तो फिर काफी सारी चेंजेस आएंगे, ईरान यूथ भी डिमांड करेगा। तो एक ये भी फैक्टर है कि अपनी जो सॉरी टू से जो चौधराहट है उसको मेंटेन करना। अभी ओमान देखें, ओमान के ऊपर भी हमला हुआ है, इनके शिप्स को भी, हालांकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी मिलजुल के इन्होंने डिसाइड करना था। तो आई थिंक पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा एफर्ट ओमान ने की है, कतर ने की है। तो इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज देखें लॉन्ग टर्म में यू आर फेसिंग अ सुपर पावर पूरे रीजन को, फिर इसका नुकसान होगा। ठीक है, आप कह सकते हैं जी कि हमने बड़ा अच्छा लड़ा है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट ऑफ ईरान। तो उसको बचाएं, अपने यूथ को बचाएं। और बड़ा अच्छा मौका था, देखें जब अगर नेगोशिएशन हुई थी, एक मेमोरेंडम बन गया तो साफ ज़ाहिर उसके ऊपर एग्रीमेंट था, तो वहीं पे आई थिंक दे हैव टू रिटर्न। तो दाना खासा लड़ाई हुई तो साल बाद फिर उधर ही बैठे होंगे, टेबल पे ही आना है इन्होंने, लेकिन उससे उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। बिल्कुल सर, सबसे ज़्यादा नुकसान ही ज़ाहिर है मशरक़ वस्ता में जो मशरक़ वस्ता को होगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि अब नेक्स्ट फेज़ होगा क्या? क्योंकि जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि खलीजी ममालिक के अंदर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदगी जो है वो पाई जा रही है, इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। तो नेक्स्ट फेज़ क्या हो सकता है इसका अब आगे जाके? अच्छा सर, इसमें तो सर इसमें ब्रिगेडियर साहब एक बात और शामिल कर रहे हैं कि अल अरेबिया के मुताबिक जो है ईरान, उसने आज पाकिस्तान को पैगाम भेज दिया है कि वो मुज़ाकरात को जारी रखने के लिए तैयार है। अब ये जो अपडेट है कि पाकिस्तान के ज़रिए से ईरान एक बार फिर मुज़ाकरात को तैयार है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं सर? आई थिंक एक तो सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट के बहुत खुश आइंद होगा अगर इस पर अमल होता है। और आई एम श्योर पाकिस्तान ने, जब डियर मिनिस्टर भी आए हैं अभी 2-3 दिन पहले, ये बातचीत हुई होगी, मैसेजिंग हुई थी बिटवीन प्रेसिडेंट पेशकियान और हमारी लीडरशिप, और अगर अभी ये बात हुई तो दे एक्चुअली रियलाइजेशन है पोलिटिकल लीडरशिप। दूसरा, 2 सिनेरियोज बन सकते हैं जो आप कहते हैं जी क्या किस तरफ जा सकती हैं, बिकॉज मैंने जिसमें बात की थी अनस्टेबिलिटी है इस ट्रायंगल में कि बड़ा मुश्किल है, कोई भी कमेंट करेगा कल क्या होगा। तो 2 सिनेरियो, एक तो ये है कि इस पीस के रास्ते को इख्तियार किया जाए, कुछ कॉम्प्रोमाइज करके इससे निकल जाएगा, और उसमें बड़े आई थिंक चाइना कैन ऑल्सो प्ले अ रोल, वेस्टर्न फेडरेशन है, पाकिस्तान है, और बाकी गल्फ भी नहीं चाहता ऑनेस्टली, अभी जो कमर्शियल फाइट्स है सारी कट ऑफ है जी। और दूसरा है कि खुदा ना खास्ता वॉर एक्सपैंड करती है, मेरा ख्याल में इसमें फिर अरब ममालिक भी मोटिवेट हो जाएंगे कि वो लड़ाई में डायरेक्टली शामिल हो जाए, एंड दैट विल बी डिजास्टर्स। तो उससे आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। लेकिन सर अल अरेबिया के मुताबिक ईरान ने इस पैगाम में ये भी कहा है कि जो पहला पॉइंट होगा मुज़ाकरात का वो आबने हुर्मुज़ ही होगा।
जी ठीक है, उसमें आई थिंक आईआरजीसी की तरफ से इनपुट हो सकती है। आपने देखा है कि इवन विद इन ईरानियन मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप में भी तो डिवीजन नजर आई है। कई जगह सुना है कि अब्बास अराक्ची साहब को हरास भी की है, लेकिन अल्टीमेटली आईआरजीसी कॉज द शॉट, वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट। तो साउथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे पहले भी आई थिंक इस पे कोई एम्बिग्यूटी रह गई थी, तो क्लैरिफाई किया जा सकता है। ओमान, ईरान और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर इसको चलाए। और अगर उनको जो कंपनसेशन की बात हो रही थी 100 बिलियन डॉलर जो है, वो उनको दिए जाएं और वो रिकंस्ट्रक्ट करें, तो आई थिंक कुछ ना कुछ का हल निकाला जा सकता है। लेकिन पहली चीज ये है कि इसको सीज फायर को एक्सटेंड किया जाए और वापस आया जाए पीस एफर्ट की तरफ। बिल्कुल, पीस एफर्ट पर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान, दिफाई तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या अमेरिका ईरान की अफसूदा यूरेनियम पर कब्जे के लिए बड़े ऑपरेशन की तैयारियों में है, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। अमेरिका एक तरफ तो मुफाहमत और सालिसी की बातें कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने की तैयारी भी की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि यूरेनियम पर कब्जा करने के हवाले से जो ऑप्शंस हैं उस पर अमेरिका गौर कर रहा है। इस वक्त क्या मनसूबाबंदी बनाई जा रही है, इस सारे मामले को डिस्कस करते हैं। डॉक्टर आदिल सुल्तान, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका का ईरानी यूरेनियम पर कब्जा करने के हवाले से जो ऑप्शंस है उस पर गौर किया जा रहा है। क्या लगता है आपको, इतना आसान है कि अमेरिका ईरानी साइट्स पर कब्जा कर लेगा? जी, अगर वो कर सकते होते तो अभी तक वो कर चुके होते हैं। उन्होंने लास्ट जून को जब अटैक किया था ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, तो ये जंग तो सारा मामला शुरू ही न्यूक्लियर से हुआ था। और उसके बाद ट्रम्प साहब ने कहा था कि उनकी ईरान की सारी फैसिलिटीज को हमने तबाह कर दिया और वो ईरान दोबारा कभी न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं कर सकेगा। वो तो अपना न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं, लेकिन एनरिचमेंट भी उन्होंने कहा नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट तो कई मरतबा दे चुके हैं और उन्हें ट्राई भी कर लिया अपनी मिलिट्री पूरी पावर को, प्रोविस को यूज करके लास्ट ईयर भी। और फिर जब से जंग दोबारा शुरू हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनके लिए इतना आसान है कि वो उनकी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज को, या यूरेनियम जो एनरिच यूरेनियम है जो कह रहे हैं हम उनका कब्जा करके लेके चले जाएंगे। ये काफी मुश्किल काम है उनके लिए। अगर कर सकते होते तो काफी पहले कर चुके होते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की ही एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने के बावजूद भी ईरान के साथ जंग में बुरी तरह से फंस चुके हैं और वो शदीद फ्रस्ट्रेटेड हैं। आपका तज्जिया क्या सर? जी बिल्कुल, तमाम तज्जिया जितने हो रहे हैं दुनिया में वो यही कह रहे हैं कि ट्रंप साहब के लिए निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया। उन्होंने ये जंग शुरू तो कर दी है, लेकिन आगे से इरानियंस ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, एक नेशन के तरह से एक रिजॉल्व डेमोन्स्ट्रेट किया है, उन्होंने काफ़ी मुश्किल में डाल दिया है। फिर ईरान के पास से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने हरमुज को जिस तरह से स्ट्रेटेजिक एक टूल के तौर पे यूज़ किया है, लेवरेज के तौर पे, कि जिससे वो यूनाइटेड स्टेट्स की नहीं बल्कि सारी दुनिया की इकोनॉमी पे असरअंदाज होते हैं। तो ट्रंप साहब ने मिसकैलकुलेशन की, डेफिनेटली उन्होंने वॉर गेम्स की होंगी सारी चीज़ों को, लेकिन मेरा ख्याल है उनके जो सस्पेंस थी उनके बरक्स ईरान ने काफ़ी स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया और कर रहा है। और ट्रंप साहब के लिए भी काफ़ी मुश्किल है कि वो मिलिट्री को एक मरतबा फुल यूज़ कर चुके हैं और दोबारा वो थ्रेट्स दे भी रहे हैं, लेकिन उनको इस कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता है कि अगर मजीद एस्केलेट करेंगे तो वो उनके लिए भी, उनकी पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए भी, यूएस की इकोनॉमी के लिए भी और दुनिया की सिक्योरिटी इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी नेगेटिव उसकी रिपरकशंस हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने खुद कहा कि अगर अमेरिका के बस में होता तो सबसे पहले वो उस पर कब्जा करता। अब दूसरी तरफ सर, न्यूयॉर्क टाइम्स की ही रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से उसने रिपोर्ट दी है कि जो ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं जोहरी हथियारों पर वालिद से ज़्यादा खुले हैं। अगर अमेरिका ने जारखियत ना रोकी तो क्या आप समझते हैं कि ईरान दोबारा जोहरी हथियारों का प्रोग्राम शुरू कर सकता है? देखिए, जोहरी हथियारों का जो एक नैरेटिव है, ये तो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक किया है और उसके बाद हर कोई यही कह रहा है कि ईरान जो न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं बनाने चाहिए, जो मेनली वेस्टर्न कंट्रीज भी। ईरान की पोजीशन तो शुरू से एक ही रही है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे, हम पीसफुल यूजेस कर रहे हैं। डेफिनेटली
कुछ शकूक व शुबहात थे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट्स के ईरान जो है वो बियॉन्ड सर्टन लिमिट जो उसको अलाउड उससे ज़्यादा इनरिच कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये कंसर्न्स हुए। तो ये एक कहना कि जी वो जौहरी हथियार बना रहा था, मेरा ख्याल है ये एक वो नैरेटिव है पर्टिकुलरली। अब बात अगर कहें कि दोबारा की, तो डेफिनेटली जिस तरह से ईरान के साथ वो ट्रीट कर रहे हैं ट्रम्प साहब, तो ईरानियन जो हार्ड लाइनर्स है वो भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक मैसेज देना चाहते हैं। और अंदर जो ईरान के अंदर इंटरनल डिबेट है वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है जिसके ईरान सिग्नेटरी है, ईरान को उससे भी विड्रॉ कर देना चाहिए। वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा ईरान ने अगर इस तरह से किया, और उसकी रिपरकशंस पे ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन रजीम पे बहुत ज़्यादा होंगी। एनपीटी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर काफ़ी होगा। तो ट्रम्प साहब वो भी नहीं चाहते, वेस्टर्न कंट्रीज भी नहीं चाहते। ईरान अगर हथियार ना भी बनाए, वो एनपीटी से विड्रॉल का भी अगर नोटिस दे दे, तो मेरा ख्याल है इसका काफ़ी ज़्यादा प्रेशर या ब्लेम जो है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर आएगा। सर ऐसा महसूस हो रहा है जिस तरह से अभी आप भी बात कर रहे हैं कि सदर ट्रंप, जिस तरह से इमरान साहब ने भी बात की कि बड़े फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहे हैं और एक बड़ी जंग भी उन्होंने बड़ी जंग का आगाज़ भी कर दिया। अब ये भी खबरें आ रही कि फ्यूचर पॉलिटिक्स की भी बात की आपने कि फ्यूचर पॉलिटिक्स पर बहुत तवज्जो है सदर ट्रंप की। वो ये भी बात कर रहे हैं कि वो चौथी बार सदारती इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश भी कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि अमरीकी कानून में कोई शख्स 2 बार से ज़्यादा तो सदर नहीं रह सकता। तो ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स आना आप क्या समझते हैं, क्या माइंडसेट है उनका इस टाइम? देखिए ट्रम्प साहब का माइंडसेट तो काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है। ऑन अ लाइटर नोट मैं ख्याल वो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हमारे जैसे कंट्रीज से कुछ इस तरह से सीखें कि वो अगर अनाउंस कर देंगे तो इंडेफिनेटली वो इन पावर रहेंगे। तो लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को इजाज़त नहीं देता। लेकिन ट्रम्प साहब है, उन्होंने पहले भी जिस तरह से किया है, कांग्रेस के अप्रूवल के बगैर जंग लड़ ली और उसको आगे भी लेके जा रहे हैं। तो उनसे कुछ उम्मीद नहीं है कि वो इस तरह की कुछ अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश करें जिसकी वजह से वो आगे सदारती उसके लिए होंगे। लेकिन अभी तक के हालात के हिसाब से तो मेरा ख्याल उनके लिए मिड टर्म जो इलेक्शंस है जो इस साल ही होने, इस साल के आखिर में, वो भी उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गए जिस तरह से वो ईरान की जंग के अंदर फंसे हुए हैं। तो बाकी वो 4th टाइम या 3rd टाइम के लिए अगर उन्होंने करना है वो तो मेरा ख्याल दूर की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अमेरिका जो है वो तो ये समझता था कि वो वाहिद सुपर पावर है इसलिए जो मर्जी कर ले, इसीलिए ईरान पे हमला भी इस तरह से किया। लेकिन चीन और रूस जो हैं वो जिस तरह से ईरान की उन्होंने सपोर्ट की, तो आप क्या देखते हैं चीन और रूस का फ्यूचर में आपको क्या किरदार नज़र आता है, ख़ास तौर पे खित्ते की सियासत को लेके? देखिए ईरान ने कोई पब्लिकली इस तरह से एडमिट नहीं किया कि चीन या रशिया ने उनको सपोर्ट किया, बल्कि ट्रम्प साहब की चंद दिन पहले खुद ट्वीट आई थी कि जिसपे उन्होंने कहा था कि जी प्रेसिडेंट सी ने और रशियन प्रेसिडेंट ने भी उनको कहा था कि हम कोई वेपन्स ईरान को नहीं दे रहे। तो एक तो ये एक अगेन जिस तरह से वेस्टर्न स्टोरीज होती हैं कि ईरान को वो शायद इस तरह से क्रेडिट नहीं देना चाहते कि जी ईरान अपने ओन इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स बना सकता है या यूएस को इस तरह से टारगेट कर सकता है, लेकिन हम उसको ईरान की कैपेबिलिटी को इस तरह से लाइटली हम असेस नहीं कर सकते। जिस तरह से उन्होंने जब से जंग शुरू हुई है, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं और उनके जितने बेसिस हैं यहाँ पे फुल मिलिट्री माइट उन्होंने ईरान को एक तरह से डिफीट करने की कोशिश की। तो लेकिन ईरान के पास एयरफोर्स, नेवी या आर्मी के ना होते हुए भी उन्होंने जिस तरह से अपने मिसाइल्स को यूज़ किया, तो मकसद कहने का ये है कि चाइना और रशिया का ज़रूरी नहीं है, ईरान की इसमें कंट्रीब्यूशन अपनी काफ़ी है। हमने सब ने कैपेबिलिटीज़ देख ली कि उनके पास जो लिवरेज है वो लिवरेज ये है कि गल्फ कंट्रीज़ के अंदर यूएस के बेसिस को ईजिली टारगेट कर सकते हैं, तो और वो बड़े इकोनॉमिकली टारगेट कर सकते हैं जिस तरह से ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स वो यूज़ करते हैं अगेंस्ट यूएस बेसिस इन कंट्रीज़ के अंदर। तो बाकी अगर चाइना ने कोई हेल्प की है, लेकिन अभी तक तो, या रशिया ने कोई हेल्प की हो, तो पब्लिकली इस पर कोई एविडेंस नहीं है। और ट्रम्प साहब तो खुद 2-4 दिन पहले कहा था कि जी कोई वेपन्स नहीं दी है उन्होंने ईरान को, और ईरान ने कभी एडमिट नहीं किया कि चाइना और रशिया जो है वो उनको हेल्प आउट कर। ठीक सर, इस वक्त पाकिस्तान बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात के हवाले से भी कुछ बाज़गश सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान इसमें मज़ीद भी आगे रोल प्ले करेगा। कुछ खलीजी ममालिक भी इस मामले में इन्वॉल्व हो रहे हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए कोई रास्ता निकाला जा सके। क्या लगता है आपको, कुछ पेशरफ्त हो सकेगी इस मामले को लेकर आगे जाके?
देखिए, इन दी एंड तो इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन ही है, क्योंकि मिलिट्री जो टूल है ट्रम्प साहब ने अपना पूरा यूज़ कर लिया, लेकिन वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सके। और जैसे शुरू में हमने बात की थी, तबसरा निगार पूरे दुनिया में, वेस्ट में भी, इस रीजन के अंदर भी, वो सब यही कह रहे हैं कि इनका अल्टीमेट सोल्यूशन तो पॉलिटिकल है। अब वो पॉलिटिकल सोल्यूशन पहुंचने तक किस तरह से होगा, किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का वो प्रोसेस शुरू होगा, उसमें कई कंट्रीज अपना रोल ऑलरेडी प्ले कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मेरा ख्याल है कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हमने पहले भी अपनी एक तरह से कैपेसिटी से बढ़कर एक एमओयू तक लेके आ गए थे इनको, लेकिन अब अगर वो एमओयू ख़त्म हो गया है तो पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी मुश्किल है कि उस तरह से कि दोबारा से कोशिश की जाए, बिकॉज उसमें काफ़ी डिप्लोमेटिक कैपिटल इन्वेस्ट किया था पाकिस्तान ने, और इन्फोर्स करने का पाकिस्तान के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो हमारी पोजीशन काफ़ी एक तरह से डिफ़िकल्ट हो जाती है कि हमारे ताल्लुकात भी हैं जीसीसी कंट्री से, हम बियॉन्ड सर्टन लिमिट उसमें जा भी नहीं सकते, बिकॉज हमने कुछ ऑब्लिगेशंस उनको हम देते रहते, जैसे हम स्टेटमेंट सुनते रहते सऊदी अरब के उस कॉन्टेक्स्ट में। तो पाकिस्तान की शायद लिमिटेड है, लेकिन बाकी जो जीसीसी कंट्रीज हैं, तुर्की हो गया, वो रोल तो प्ले कर रहे हैं, और ट्रम्प साहब भी चाहते हैं किसी तरह से कोई उनको सेफ पैसेज या एग्जिट को कुछ रास्ता बने। तो वो 2 दिन से हमने देखा है कि वो पॉज भी उन्होंने किया हुआ है अटैक्स के ऊपर, तो प्रोबेबली बिहाइंड द सीन कुछ एफर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि ओमान या गल्फ कंट्री ज्यादा होंगे। लेकिन चूंकि बैकचैनल डिप्लोमेसी है, अनलाइक द प्रीवियस एपिसोड जिसमें बहुत मीडिया ग्लेयर था, इस मरतबा खामोशी से हो रहा है, तो कहा नहीं जा सकता कि कौन सा कंट्रीज में लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल बैक चैनल डिप्लोमेसी तो चल रही है, क्योंकि सदर ट्रंप खुद भी चाहते हैं कि उनको सेफ एग्जिट जो है इस वॉर से मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान में मसनूई जहानत को पैसे कमाने का जरिया कैसे बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, एआई बहुत तेज़ी से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मौसर और बेहतर इस्तेमाल करके किस तरह से इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है, रोज़गार के मौक़ा किस तरह से तलाश किए जा सकते हैं, इस सारे मामले पर बात करते हैं। असद बेग IT एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। असद बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एआई का इस्तेमाल तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है कि शायद इंसानी नौकरियाँ जो हैं वो आगे जाके ख़त्म हो जाएंगी। तो किस तरह से इसको मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि इससे पैसा भी कमाया जा सके और इसको बेहतर तरीके से हम अपने रोजगार के लिए भी इस्तेमाल करें, इस पर बताइएगा। देखिए, 2-3 चीजें। सबसे पहले तो इकोसिस्टम बनता है जी एआई का, ठीक है। तो उसका इंडिविजुअली आप मैं इस्तेमाल करके उससे कुछ खास फायदा नहीं हासिल कर सकते। उसका इकोसिस्टम इस तरह बनता है कि जब उसको मुल्क अडॉप्ट करते हैं एज अ मीन्स ऑफ जनरेटिंग इकोनॉमी, तो फिर उस पर कोई बात बनती है। मसलन अगर आप 2000 के शुरू में देखें तो पाकिस्तान ने जिस तरह .com के एक नया रेवोल्यूशन आया था उसको अडॉप्ट किया, फिर उसके बाद हम डिजिटाइजेशन की तरफ गए, फिर उसके बाद पूरी हमने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपने स्पेस बनाने की कोशिश की। तो बिल्कुल इसी तरीके से एआई को भी हमें ऑन अ स्टेट लेवल अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसका मतलब ये होगा कि हमारे लोकल डेटा सेंटर्स होंगे, हमारी अपनी पॉलिसीज होंगी, हमारा अपना ही सर्विसेज होंगे जो मॉडल्स हम लोगों के लिए बनाएंगे, अपने लिए बनाएंगे एंड सो ऑन। और दूसरे नंबर पे फिर जब आप उसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे इदारों में उनको मजीद एफिशिएंट बनाने के लिए, सही, तो वो इस तरीके से फिर इकोनॉमी जनरेट होती है। अच्छा, दूसरी बात आपने जो जॉब्स की, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। देखिए, ये जो जॉब्स की हम बात करते हैं ना, ये रेफरेंस आता है फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जॉब्स रिपोर्ट, जो कि पिछले साल की रिपोर्ट थी, सही, जिसमें उन्होंने कहा था कि तकरीबन 80 मिलियन के करीब जॉब्स जो है वो जाएंगी, और जाएंगी के लिए उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया था डिस्प्लेस होंगी। उसका मतलब ये नहीं वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन 190 मिलियन नई जॉब्स भी ऐड होंगी बाय 2030। तो अगर आप ये देखिए कि हम सरप्लस में हैं जो कि नई जॉब्स आने वाली हैं, तो ये जो एक खतरा हमारे सर पे मंडला रहा है, उसको हल करने का या उसको काउंटर करने का तरीका ये है कि हम अपने लोगों को ट्रेन करेंगे एआई सर्विसेज में या एआई टेक्नोलॉजीज में, ताकि वो जो जॉब्स डिस्प्लेस होनी है उसमें ना सिर्फ नई जॉब्स पैदा हो बल्कि ऑल्सो हम उससे फायदा उठाएं एज अ कंट्री। अच्छा असद बेग साहब, ये फरमाइएगा कि स्काई 47 डेटा सेंटर जो है कार्यक्रम 1, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये है क्या, कैसे काम करता है, इसका फ़ायदा क्या है। इस डाटा सेंटर से क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा होस्टिंग, एआई, मशीन लर्निंग और ये सारी जो डिजिटल सर्विसेज हैं, इनको क्या फ़ायदा होगा? क्या अगर आप मुझसे पूछोगे जी मुझसे पूछेंगे तो जी आप जवाब दें। मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है।
अच्छा, आपने गालिबन मेरा डॉन का आर्टिकल पढ़ा होगा जो मैंने 1 महीने पहले आज से लिखा था, और उसमें मैंने ये करने की कोशिश की थी कि एक चेकलिस्ट बनाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान में अगर हम स्टेट लेवल पे एआई को अडॉप्ट करते हैं तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत हो। उसमें जो पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे चीज थी वो डेटा सेंटर्स की थी। उसकी वजह इमरान साहब ये है, देखिए जब हम स्टेट लेवल पे एआई की इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हमारा जो क्रिटिकल डेटा है या जो हमारा सेंसिटिव डेटा है वो किसी बाहर के मुल्क के डेटा सेंटर में मौजूद हो। मतलब लॉ इन्फोर्समेंट में अगर हम एआई की इंप्लीमेंटेशन करते हैं, जो कि होगी राइट पाकिस्तान में, तो क्या हम ये कर सकते हैं कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट का डेटा किसी और मुल्क में की ज्यूरिसडिक्शन में या उनके लॉज के नीचे मौजूद हो? नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक सेंसिटिव इशू है हमारे। सिमिलरली जब हम अपने ही मुल्क में ये चीजें करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज चाहिए वो डेटा सेंटर्स चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग तो उसके बाद आती है, लेकिन वो जगहें, वो चीजें जहां पे आप ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद बहुत जरूरी ये बात है कि सिर्फ ये एक डेटा सेंटर नहीं होगा इमरान साहब, ऐसे कई इनिशिएटिव्स हमें चाहिए होंगे, लोकली प्रोड्यूस्ड और लोकली ग्राउंडेड इनिशिएटिव, जिनकी बेसिस पे जब आपने एआई को इंप्लीमेंटेशन करनी होगी स्टेट लेवल पे तो आप कर सकें। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जिस तरह पूरी दुनिया में एआई जो है उस पर रिपोर्ट काफ़ी हद तक कंट्रोल संभाल चुके हैं, और अब ये दुनिया में शायद उस तरह से ख़तरा नहीं है कि ये इंसानी ज़रूरत बिल्कुल कम हो जाए, तो क्या पाकिस्तान में भी अब रिपोर्टों ने जगह संभाल ली है? नहीं देखिए, ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन भी है ना। असल में इमरान भाई बात ये होती है कि जब हम एआई की बात करते हैं ना, तो जो जनरल पॉपुलर नॉलेज है वो एआई का हमारा फिल्म से आ रहा है, हॉलीवुड फिल्म से आ रहा है। बस हमने वो देखी हुई है फिल्म्स टर्मिनेटर बड़े होते हुए कि जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया पे कब्जा कर लिया और रोबोट्स ने दुनिया पे कब्जा कर लिया। तो हमारा जो जो इनिशियल आप ये कह लें कि इंट्रोडक्शन हुआ है ना एआई से, वो साइंस फिक्शन के थ्रू हुआ है, विच इज फाइन। लेकिन अब मसला ये है कि जो रियलिटी है वो बहुत डिफरेंट है। तो सिमिलरली जब हम एआई की बात करते हैं उसमें अभी हम उस चीज से बहुत दूर हैं, उस स्टेज से जब हम ये कहें कि ऑटोमेशन इतनी ज्यादा हो जाए कि उसमें ह्यूमन कंट्रोल कम हो जाए। लेकिन कुछ सीरियस इश्यूज हैं। वंस अगेन इमरान साहब, मैंने एक डॉन में आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने एआई की वेपनाइजेशन की बात की थी कि इसराइल फॉर इंस्टेंस ऑटोमेटेड टारगेटिंग सिस्टम्स एआई बेस्ड किस तरह इस्तेमाल कर रहा है और उससे जानी नुकसान किस तरह हो रहा है। और वंस अगेन विदाउट नेमिंग एनी वन कंट्री या विदाउट नेमिंग एनी वन इंस्टेंस, आप सबको पता है कि जो ऑटोमेटेड टारगेटिंग है उससे रिसेंट पास्ट में क्या नुकसान हुआ है, किस किस्म का नुकसान हुआ। तो वो खतरा जरूर है। और जी मैं ये पूरा करूं, उसमें जो एडॉप्शन है स्पेसिफिकली मिलिटराइजेशन के लेवल पे जो एडॉप्शन हो रही है, जो इसराइल जैसे मुल्क कर रहे हैं जिसपे कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, वो बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि इन जनरल हम ये समझते हैं कि इट विल टेक ओवर द वर्ल्ड, तो ऐसा शायद नहीं। लेकिन कोशिश तो की जा रही है कि लोगों को फेमिलियर करवाया जा सके एआई से। जिस तरह से आपने बात की कि जो इनिशियल लेवल का नॉलेज है वो लोगों को फिल्म से आ रहा है, लेकिन अब तो पाकिस्तान भी इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज हो रहे हैं, एआई से मुतालिक पढ़ाया जा रहा है लोगों को ताकि इसका इस्तेमाल भी मौसर अंदाज में कर सके। तो क्या लगता है आपको, इंटरनेशनली पाकिस्तान जो है वो कम्पीट कर सकता है, आगे बढ़ सकता है? देखिए हमें, हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। अगर आप इस तरीके से मैं बात करूं कि हमारे पास जो यूथ बल्ज है वो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन जितना काम अभी हो रहा है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उससे कहीं ज्यादा होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हमने अपनी स्पेस बनाई। वंस अगेन मैं वो रेफरेंस दूंगा अपने ही आर्टिकल का जो मैंने डॉन में लिखा था, जो चेकलिस्ट की मैंने बात की थी। हमारे पास पाकिस्तान में जो एआई पॉलिसी बनी है वो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। अगर आप उसको पढ़ें इन जनरल, तो आपको न्यूट्रली भी आप उसको पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि वो उसमें जो प्लान्स हैं या जो एम्बिशन है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अब सवाल उसके इम्प्लीमेंटेशन पे होता है कि वो जो रिसोर्सेज हमें चाहिए उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो एक डेटा सेंटर से तो पूरी होने वाली नहीं है। फिर उसमें बिजली का मामला भी है ऑब्वियसली, जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी डेटा सेंटर के लिए कि आप उसको पावर कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। उसमें भी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने आई थिंक दो गीगावाट के करीब पावर जो है वो डेडिकेट करने का ऐलान किया हुआ है, लेकिन उसको मिक्स किया हुआ है कि वो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए और एआई के लिए। ये अलग करना पड़ेगा इसको, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा, तो जब हम एआई की बात करते हैं तो उस पर स्टेट लेवल डिसीजंस होना बहुत जरूरी है सर। अच्छा असद, ये फरमाइएगा कि वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो, उनके मुताबिक इस दफ़ा इस साल पाकिस्तान में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है और 4.6 अरब डॉलर की बुलंद तरीन जो सतह है उस पर ये पहुंच गई है। आप क्या समझते हैं कि ये जो पिछले साल से 21% ज़्यादा है, आप क्या समझते हैं कि अगर वाकई एआई को हुकूमती सरपरस्ती में लेके नौजवानों को ख़ास तौर पे मौके दिए जाएं तो ये कहाँ तक जा सकता है मामला? आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया इमरान भाई, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है।
और देखिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, बट सवाल क्या ये भी है कि ये हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल यही है या इससे भी ज्यादा है? और वंस अगेन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं शायद ये कहूंगा कि जो हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल है वो इससे शायद कहीं ज्यादा है। इसी व्हाट टॉक अबाउट। अच्छा, फिर सिमिलरली जब आप यूनिवर्सिटी से बात करते हैं ना सर, क्योंकि मेरा तो काम ही है, मैं हर रोज यही काम कर रहा होता हूँ, तो जब आप यूनिवर्सिटी से बात करते हैं तो वो आपको ये बताते हैं कि उनके पास रिसर्च फंडिंग जो है ऑन डेवलपिंग एआई टेक्नोलॉजीज वो बहुत थोड़ी है, बहुत लिमिटेड है। फिर सिमिलरली जब आप उनके पास जाके देखते हैं कि उनके पास कितनी टेक्नोलॉजी है या इक्विपमेंट है, तो आपको नजर आता है कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास तो शायद ना होने के बराबर ये चीजें हैं। तो फिर बात वही होती है ना सर कि जब हमारा पोटेंशियल आएगा वो किसी एक या दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तो नहीं आएगा। जो हमारा एक्चुअल पोटेंशियल निकलेगा वो तो पब्लिक यूनिवर्सिटी से निकलेगा, जो कि मेजॉरिटी जहां पे जाती है। तो अब सवाल ये है कि हमारी क्या जो इन्वेस्टमेंट है वहां पे वो इतनी है कि, और ये आपके लिए सवाल है बाय द वे, कि क्या वो इतनी है कि वहां पे हम इतना वो नॉलेज और इतना रिसोर्स और इतनी R&D प्रोड्यूस कर लें कि हमारी इकोनॉमी जो है उस पे एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसका AI से या उससे जनरेट होना शुरू हो जाए? तो ये आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन असद क्योंकि आप माशाल्लाह से IT एक्सपर्ट हैं, ये मामलात को बहुत करीब से देखते हैं, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत क्या ऐसा काम करे कि जिससे इसको प्रायोरिटी मिल सके और नौजवानों के लिए वसाइल हकीकत में पैदा हों, सिर्फ जो है ना वो कॉस्मेटिकली इन चीज़ों को ना देखा जाए? देखिए इमरान भाई, फिर मैं दोबारा से माजरत के साथ रिपीटेशन हो जाएगी, लेकिन मैं दोबारा से अपने वो डॉन वाले आर्टिकल की बात करूंगा, क्योंकि उसमें मैंने एग्जैक्टली ये सारी चीजें लिखी हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। उसमें जो एक स्पेसिफिक चीज, जो मैंने बाकी चीजें तो मेरे ख्याल से हमने बात कर ली, एक जो स्पेसिफिक चीज है वो है जी एम्पावरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है ये कि आपकी लोकल R&D हो। देखिए इमरान सर, जो हमारे लोकल मॉडल्स प्रोड्यूस होंगे ना AI के, वो कमर्शियल मॉडल्स तो होते ही होंगे, लेकिन जो एक्चुअल R&D होगी वो हमेशा एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में होती है, राइट? और मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि AI की इंप्लीमेंटेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी में तो नहीं होनी ना जी, मीडिया में भी होनी है, फॉर इंस्टेंस लॉ एनफोर्समेंट में भी होनी है, जुडिशरी में भी होनी है, हेल्थ में भी होनी है, एग्रीकल्चर में भी होनी है। तो ये वो सारी चीजें हैं जहां तक यूनिवर्सिटीज के पास, फ्रैंकली स्पीकिंग पब्लिक यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूं तो जहां तक मैंने देखा है, क्योंकि वंस अगेन ये मेरा हर रोज का काम है, उनके पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। तो सबसे बड़ी और सबसे पहले तो जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वो उनके ऊपर होगी इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग देम एज द रिसोर्स सेंटर्स, एज हब्स, जहां से AI मॉडल्स या टेक्नोलॉजीज निकलेंगी। उसके बाद कुछ और काम होगा। बिल्कुल ठीक है, हमारे लोगों में पोटेंशियल भी बहुत है, केपेबल भी हैं, और अब तो चीन भी इसमें हमें मदद कर रहा है कि 3 लाख पाकिस्तानियों को सालाना डिजिटल महारतों की तरबियत दी जा रही है, जिससे आगे जाके पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका असद बेग साहब, हमारे साथ मौजूद थे, इस सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।